नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। कैस केस से चर्चा में आए जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद और दिल्ली हाई कोर्ट में पिछले लगभग 11 साल से जज के रूप में काम करते आए हैं। इस दौरान उन्होंने कई अहम मामलों की सुनवाई की और फैसले भी दिए। चाहे वह दिल्ली आबकारी नीति हो जिसमें आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जेल में जाना पड़ा, या कांग्रेस पार्टी की बैंक खाते की फ्रीज से संबंधित हो, या फिर गोरखपुर मामले में डॉक्टर कफील खान का मामला हो। दरअसल जब से जस्टिस वर्मा का कैस केस में नाम आया है, उनके द्वारा दिए गए फैसले को भी संदेह की नज़र से देखा जा रहा है। ऐसे ही आज हम लोग जस्टिस वर्मा और उनकी बेंच के द्वारा दिए गए 10 अहम फैसलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले नंबर 1 में है यहाँ पे दिल्ली आबकारी नीति मामले की मीडिया रिपोर्टिंग। 2021-22 का ये मामला है। मामला क्या था, तो इसमें दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को नवंबर 2021 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य था शराब की बिक्री को निजीकरण करके राजस्व बढ़ाना, साथ में कालाबाजारी को रोकना था। हालांकि देखेंगे इसमें तो दिल्ली के मुख्य जो सचिव है नरेश कुमार ने 8 जुलाई 2022 को नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया हुआ था, और साथ में उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी वीके सबसेना को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि आबकारी मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है। इसके साथ ही जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई। सीबी और ईडी की यहाँ पे एंट्री हो गई। इन दोनों ने यहाँ पे देखेंगे तो नरेश कुमार की जांच के आधार पर ही देश केस दर्ज किया। छापेमारी पूरी तरीके से शुरू हो गई। इस रिपोर्ट के आधार पे देखा जाए तो सीबीआई और ईडी ने जांच शुरू की, जिसमें देखा जाए तो कई सारी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा मनीष सिसोदिया और विजय नायर जैसे बड़े बड़े नेता शामिल थे। अब इसमें देखेंगे तो मीडिया की रिपोर्टिंग इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, और ये मामला बिल्कुल मीडिया की रिपोर्टिंग, मीडिया की ब्रीफिंग से ही जुड़ा हुआ है। देखा जाए तो इसमें विजय नायर ने मीडिया रिपोर्टिंग के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिससे जांच एजेंसियों द्वारा मीडिया को संवेदनशील जानकारी लीक कराने का आरोप लगाया गया था। साथ ही रिपोर्ट से अलग हटकर भी मीडिया पर खराब मतलब न्यूज चलाने का आरोप लगाया गया था। अब इसमें देखेंगे तो इसकी सुनवाई जस्टिस यशवंत वर्मा के द्वारा की गई। नवंबर 2022 में फैसला आया और जस्टिस वर्मा ने एनबी डीए को अर्थात न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन को आदेश दिया कि वह अपने सदस्य मीडिया कंपनी को बुलाकर लीक हुई जानकारी के बारे में पूछताछ करे। दिल्ली हाई कोर्ट ने साथ में देखेंगे तो रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, जी न्यूज और टाइम्स नाउ जैसे चैनलों को निर्देश दिया कि वे केवल और केवल सीबीआई और ईडी की आधिकारिक प्रेस रिलीज के आधार पर रिपोर्ट करें। दूसरा मामला आता है यहाँ पे कांग्रेस की याचिका यहाँ पे जब खारिज की गई थी। किस मामले में खारिज की गई थी, इसे आप लोग समझने की प्रयास कीजिए। दरअसल 13 फरवरी 2024 को कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 100 करोड़ से ज़्यादा बकाया टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी। आयकर रिटर्न देरी से भरने के कारण चुनाव से ठीक 2 हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी की बैंक खाते को फ्रीज कर दिया। इस कार्रवाई के खिलाफ देखेंगे तो कांग्रेस नेता और वकील विवेक तनखा ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई हुई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद से ही कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब यहाँ पे देखेंगे तो मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरों की बेंच ने की हुई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश को यहाँ पे पूरी तरीके से बरकरार रखा था। तीसरा ये भी काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला है, डॉक्टर कफील खान का मामला। आपको ध्यान होगा अगस्त 2017 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीआरडी कॉलेज में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने के कारण 60 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। मामले में डॉक्टर कफील खान पर चिकित्सीय लापरवाही का आरोप लगाया गया था और उन्हें 7 महीने तक हिरासत में रहना पड़ा था। अब ऐसे में देखेंगे तो उस समय थे ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे ये, और जस्टिस वर्मा ने साल 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान
डॉक्टर कफील खान को जमानत दी थी। उसी समय यहाँ पे ऑन रिकॉर्डिंग जस्टिस वर्मा ने डॉक्टर कफील खान को जमानत देते हुए कहा था कि ऑन रिकॉर्ड ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह बात साबित हो सके कि याचिकाकर्ता अर्थात कफील खान ने चिकित्सीय लापरवाही की हुई है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों को लेके, ईडी की शक्तियों को लेके, क्योंकि यहाँ पे ईडी की शक्तियों को लेके जैसे कि आपको पता है जांच और छापेमारी हो गया, संपत्ति और कुर्की हो गया, गिरफ्तारी, जुर्माना, सबका सब ये ईडी के अंतर्गत आता है। इन सारे इन चीज़ों पे वो एक्शन ले सकती है। लेकिन ईडी की शक्तियों में मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा किसी दूसरे अपराध की जांच कर सकती है या नहीं, ये सबसे बड़ा मामला था और इसी को लेके दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी। अब इसमें निर्णय देते हुए जस्टिस वर्मा के द्वारा देखेंगे जनवरी 2023 में जस्टिस वर्मा की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा किसी दूसरे अपराध की ये जांच नहीं कर सकती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जांच एजेंसी खुद से यह नहीं मान सकती है कि कोई अपराध किया गया है। इस फैसले से ईडी के अधिकारों संबंधी सीमाओं पर, विवादों पर पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी आई और इसे जांच शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश के तौर पे देखा गया। इसके अलावा देखा जाए तो एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग मामला है मीट मल्होत्रा बनाम भारत सरकार और अन्य। ये मामला है देखेंगे तो 2021 का। सबसे पहले आप लोग मामला समझने की कोशिश कीजिए। यह मामला हथियार अधिनियम 1959 के तहत राइफल क्लब के सदस्यों द्वारा रखे जा सकने वाले हथियारों की संख्या से सीमित है। मीट मल्होत्रा ने देखेंगे यहाँ पे तो दिल्ली पुलिस की उस अधिसूचना को चुनौती दी जिसमें राइफल क्लब के सदस्यों के लिए 2 हथियारों की सीमा निर्धारित की गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि मीट मल्होत्रा स्वयं एक वकील हैं और इस मामले में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपना जो भी यहाँ पे देख पा रहे कोर्ट केस लड़ा हुआ था, जो आम तौर पर देखा जाए तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस वर्मा ने फैसला दिया हुआ था कि हथियार अधिनियम 1959 के तहत राइफल्स एसोसिएशन क्लब के लिए हथियार रखने की सीमा 2 यहाँ पे कर दी जा रही है। हथियार रखने के अधिकार को भारतीय कानून के तहत यहाँ पे निरपेक्ष नहीं माना जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे रेस्तरां बिल पर सर्विस चार्ज, इसे भी आप लोग समझ लीजिए। 2022 में जुलाई का महीना है, ठीक है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रेस्तरां और होटलों को बिलों में स्वचालित रूप से सेवा शुल्क जोड़ने से रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किया हुआ था। इन दिशा निर्देशों के अनुसार सेवा शुल्क ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए और इसे किसी अन्य नाम से नहीं लिया जा सकता था। हालांकि इसको देखेंगे तो राष्ट्रीय रेस्तरां संघ और होटल और रेस्तरां संघ की फेडरेशन ने इस दिशा निर्देश को यहाँ पे चुनौती दी हुई थी। जुलाई 2022 में जस्टिस वर्मा ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देश पर रोक लगा थी। इस दिशा निर्देश में कहा गया कि रेस्तरां और होटल को बिल पर अपने ढंग से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ना चाहिए और किसी अन्य नाम से सर्विस चार्ज वसूला नहीं जाना चाहिए। हालांकि सितंबर 2023 में जस्टिस प्रतिभा सिंह ने इस आदेश को पलट दिया था और सर्विस चार्ज शब्द को स्टाफ कंट्रीब्यूशन से बदल दिया था। साथ ही कहा कि ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन पूरे बिल के 10% से अधिक नहीं हो सकता है। मेन्यू पर साथ में यह भी उल्लेख करना होगा कि इस भुगतान के बाद अतिरिक्त टिप देना आवश्यक नहीं है। इसके बाद से यहाँ एक और मामला है, यहाँ पे कॉपीराइट से स्वामित्व को लेके है। आरडीबी और कंपनी बनाम हार्पर कॉलिंस फिल्म नायक के स्क्रिप्ट के कॉपीराइट स्वामित्व से संबंधित है, जिसे सत्यजीत रे ने लिखा था और आर.डी. बंसल ने इसको प्रोड्यूस किया हुआ था। काफ़ी फेमस मूवी है नायक। लेकिन कॉपीराइट के मालिकाना हक को लेकर मामला यहाँ पे पहुँच गया दिल्ली हाई कोर्ट में। अब इसमें देखेंगे तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को अपने आदेश में कहा कि कॉपीराइट एक्ट 1957 के अनुसार साहित्यिक कार्य का पहला मालिक लेखक होता है, राइटर होता है, जब तक कि कोई विपरीत समझौता अगर नहीं हुआ हो। इस मामले में सत्यजीत रे और आर.डी. बंसल के बीच कोई लिखित समझौता नहीं था, इसीलिए अदालत ने फैसला दिया कि सत्यजीत रे और स्क्रिप्ट के
कॉपीराइट के पहले मालिक है। अदालत ने यह भी कहा कि प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट के उपयोग फिल्म के लिए लाइसेंस हो सकता है, लेकिन यह कॉपीराइट के दावे को सिद्ध नहीं कर सकता है। इसमें एक कंडीशन जरूर था कि पहले से कोई यहाँ पे जब तक लिखित समझौता ना हुआ हो। एक और मामला है यहाँ पे पेपल से रिलेटेड, देख पा रहे इंटरनेशनल कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन कंपनी के रूप में इसको जाना जाता है। पेपल पेपल पेमेंट्स बनाम वित्तीय खुफिया इकाई भारत और अन्य 2024 का मामला है। यह मामला पेपल पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और भारत की वित्तीय खुफाई मतलब वित्तीय जो खुफिया जो इकाई है, इसी को बोला जाता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, के बीच एक कानूनी विवाद है, जिसमें यह तय करना था कि क्या पेपल को पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम 2002 के तहत रिपोर्टिंग इकाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। यह मामला वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विनियामक अनुपालन और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानूनों को काफ़ी महत्वपूर्णता को ये दर्शाता है। इसमें जो यहाँ पे निर्णय दिया गया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 24 जुलाई 2023 को निर्णय दिया कि पेपल एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है और पीएमएलए के तहत रिपोर्टिंग इकाई के रूप में पंजीकरण इसको करना होगा। हालांकि अदालत ने जो यहाँ पे एफआईयू इंड के द्वारा यहाँ पे लगाया गया 96 लाख रुपए जुर्माने को रद्द कर दिया था, यह कहते हुए कि यह उचित नहीं था। पेपल को पीएमएलए के तहत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर माना जाए और 10 साल के लिए अनुपालन अनिवार्य कर दिया था। एक और मामला है यहाँ पे किन्नरी धीर बनाम वीर सिंह। इसमें देखेंगे तो दिल्ली उच्च न्यायालय में किन्नरी धीर बनाम वीर सिंह मामला एक पारिवारिक विवाद से संबंधित था, जिसमें किन्नरी धीर ने अपने पति वीर सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। यहाँ पे देख पा रहे हैं बेंच है जस्टिस यशवंत वर्मा की। यह मामला देखा जाए तो मुख्य रूप से गुजारा भत्ता, आवास और अदालत के आदेशों के पालन से जुड़ा हुआ था। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मामला है, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। पारिवारिक मामला है पूरी तरीके से। इसमें देखेंगे तो इसकी सुनवाई न्यायालय में 19 अप्रैल 2022 को जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता में हुई थी। अब इसमें जो निर्णय आया, मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पाया कि वीर सिंह ने आदेशों का पालन नहीं किया गया है जो कि पहले से उसको दिया गया था। उन्होंने आदेशों का अनुपालन करने में अनिच्छा दिखाई हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप अदालत ने उन्हें 3 महीने के साधारण कारावास की सजा दी और इसके साथ साथ जुर्माना भी लगाया। यह मामला दर्शाता है कि अदालत अपने आदेशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठा सकती है, विशेषकर जब यह पारिवारिक विवादों और गुजारा भत्ता जैसे मामलों से संबंधित हो। तो आई थिंक सारे की सारे केसेज मैंने आप लोगों को दिखा दिया है और आप लोग खुद ठीक है समझदार हैं। इन सारे केसों के देखने के बाद आपको क्या लगता है, नीचे अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।